आज की कहानी का शीर्षक है एम्पियर। आंद्रे मैरी एम्पियर का जन्म 20 जनवरी 1775 को फ्रांस के लियोन शहर के पास स्थित पोलेमियोमोद नामक गांव में हुआ था। उनके पिता जीन जैक एम्पियर एक समृद्ध व्यापारी थे। वे दार्शनिक जाक रूसो के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। उनका मानना था कि बच्चों को स्वतंत्र वातावरण में सीखने का अवसर मिलना चाहिए। उनकी माता जीन एंटोनेट देसुतिये धार्मिक और स्नेही स्वभाव की थीं। उन्होंने अपने बेटे में नैतिकता, अनुशासन और ईमानदारी के संस्कार डाले। एम्पियर की शिक्षा सामान्य बच्चों की तरह स्कूल में नहीं हुई। उनके पिता का विश्वास था कि औपचारिक शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण स्वयं सीखना है। इसलिए उन्होंने एम्पियर को घर पर ही पढ़ाया। घर में बड़ी संख्या में पुस्तकें थीं। छोटी उम्र से ही एम्पियर घंटों पुस्तकालय में बैठकर गणित, इतिहास, दर्शन और विज्ञान की किताबें पढ़ते रहते थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही कठिन गणितीय प्रश्न हल करना शुरू कर दिया था। 1789 में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। उस समय पूरे देश में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। एम्पियर के पिता न्यायप्रिय और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1793 में उन्हें गिलोटिन द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। ये घटना केवल 18 वर्षीय एम्पियर के लिए बहुत बड़ा आघात थी। वे कई महीनों तक गहरे अवसाद में रहे। उन्होंने पढ़ाई लगभग छोड़ दी, लेकिन उनकी मां ने उन्हें फिर से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। पिता की मृत्यु के बाद एम्पियर ने स्वयं को पूरी तरह अध्ययन में लगा दिया। उन्होंने गणित, रसायन विज्ञान, भौतिकी, खगोल विज्ञान और दर्शन का गहराई से अध्ययन किया। उनका विश्वास था, ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने दिन रात पढ़ना जारी रखा। जीवनयापन के लिए एम्पियर ने निजी शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। वे विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान पढ़ाते थे। उनकी पढ़ाने की शैली इतनी सरल थी कि विद्यार्थी कठिन विषय भी आसानी से समझ जाते थे। धीरे धीरे उनकी विद्वता की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। 1799 में एम्पियर ने जूली कैरो से विवाह किया। जूली अत्यंत सरल और सहयोगी स्वभाव की थीं। विवाह के बाद उनके जीवन में कुछ स्थिरता आई। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम भी जीन जैक एम्पियर रखा गया। आगे चलकर वह प्रसिद्ध साहित्यकार और इतिहासकार बना। एम्पियर लगातार गणित और भौतिकी पर शोध करते रहे। उन्होंने कई वैज्ञानिक लेख लिखे। उनके शोधपत्रों ने फ्रांस के वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्यापन का अवसर मिलने लगा। यहीं से उनका वैज्ञानिक जीवन वास्तव में प्रारंभ हुआ। 1802 में एम्पियर को फ्रांस के बूर्ज शहर के एक विद्यालय में गणित पढ़ाने का अवसर मिला। उनके व्याख्यान इतने स्पष्ट और रोचक होते थे कि विद्यार्थी कठिन से कठिन विषय भी आसानी से समझ जाते थे। कुछ वर्षों बाद उनकी योग्यता के कारण उन्हें लियों और फिर पेरिस में अध्यापन का अवसर मिला। अंततः वे फ्रांस के प्रसिद्ध संस्थान एकोल पॉलीटेक्निक में गणित के प्रोफेसर बने। यह उस समय यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों में से एक था। यहीं से उनका संपर्क उस दौर के महान वैज्ञानिकों से हुआ और उनका शोध कार्य नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। दुर्भाग्य से उनका सुखद पारिवारिक जीवन अधिक समय तक नहीं चला। 1803 में उनकी पत्नी जूली कैरो का बीमारी के कारण निधन हो गया। ये घटना एम्पियर के लिए दूसरी बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी थी। पहले पिता की मृत्यु और अब पत्नी का निधन, इन दोनों घटनाओं ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपना अधिकांश समय विज्ञान और शोध को समर्पित कर दिया। 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने एक क्रांतिकारी प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई यानी कंपास घूम जाती है। इसका अर्थ था कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। ये खोज पूरे यूरोप के वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्यजनक थी। जब एम्पियर ने इस प्रयोग के बारे में सुना, तो उन्होंने तुरंत इसे और गहराई से समझने का निश्चय किया। एम्पियर ने कई दिनों तक बिना रुके प्रयोग किए। उन्होंने विभिन्न प्रकार के तारों, बैटरियों और चुंबकों का उपयोग किया। वे ये जानना चाहते थे कि क्या दो विद्युत धाराएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं? क्या चुंबकत्व केवल विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है? क्या इसके पीछे कोई निश्चित गणितीय नियम है? उनकी प्रयोगशाला दिन रात सक्रिय रहने लगी। कई प्रयोगों के बाद एम्पियर ने पाया कि यदि दो समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार एक दूसरे के पास रखे जाएं, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि दोनों तारों में धारा विपरीत दिशाओं में बहे, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यह विज्ञान की एक ऐतिहासिक खोज थी।
पहली बार किसी वैज्ञानिक ने विद्युत धाराओं के बीच लगने वाले बल का स्पष्ट वर्णन किया। इन प्रयोगों के आधार पर एम्पियर ने एक महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किया, जिसे आज एम्पियर का नियम यानी एम्पेयर्स लॉ कहा जाता है। सरल शब्दों में यह नियम बताता है कि किसी बंद पथ यानी क्लोज्ड लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का कुल प्रभाव उस पथ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये नियम बाद में विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आधार बना। आज भी इसका उपयोग विद्युत मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, एमआरआई मशीन, विद्युत परिपथों का विश्लेषण में किया जाता है। एम्पियर ने यह सिद्ध किया कि बिजली और चुंबकत्व अलग अलग शक्तियां नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसी कारण उन्हें विद्युत गतिकी इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जनक कहा जाता है। उनके कार्य ने आगे चलकर माइकल फैराडे को विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज करने की प्रेरणा दी। बाद में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने एम्पियर और फैराडे के सिद्धांतों को एकीकृत कर प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण यानी मैक्सवेल्स इक्वेशंस विकसित किए, जिन्होंने आधुनिक विद्युत चुंबकत्व की नींव रखी। एम्पियर के शोधपत्रों ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी। फ्रांस की विज्ञान अकादमी सहित अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं ने उनके कार्य की सराहना की। एम्पियर ने यह समझाया कि यदि किसी तार को कुंडली के रूप में लपेटकर यानी सोलेनॉइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह एक शक्तिशाली चुंबक की तरह व्यवहार करता है। आज इसी सिद्धांत का विद्युत घंटी, रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेट, एमआरआई मशीन, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर में उपयोग किया जाता है। यदि एम्पियर यह सिद्धांत विकसित न करते तो आधुनिक विद्युत उपकरणों का विकास बहुत कठिन होता। एम्पियर ने यह भी बताया कि किसी तार में धारा की दिशा बदलने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। आगे चलकर इसी विचार के आधार पर राइट हैंड रूल और अन्य नियम विकसित किए गए, जिनका उपयोग आज भी भौतिकी और इंजीनियरिंग में किया जाता है। 1827 में एम्पियर ने अपना महान ग्रंथ प्रकाशित किया, मेमोir ऑन द मैथमेटिकल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक फिनोमिना। इस पुस्तक में उन्होंने अपने वर्षों के शोध, प्रयोग और गणितीय सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। 10 जून 1836 को फ्रांस के मार्सेille की यात्रा के दौरान उनका निधन हो गया। उस समय उनकी आयु 61 वर्ष थी। उनकी मृत्यु के साथ विज्ञान ने एक महान विचारक और शोधकर्ता को खो दिया। एम्पियर के सम्मान में 1881 में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय ने विद्युत धारा की सी इकाई का नाम एम्पियर रखा। 1